हाँ बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको एथिलीन बताने जा रहा हूँ। एथिलीन एथिलीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, माने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना आवश्यक है। इसको शॉर्ट में C2H4 कहते हैं। एथिलीन इसका कॉमन नेम है, आईपीएसी नाम एथीन है, ETHENE, एथीन है ना। तो एथिलीन बनाने की विधि बता रहा हूँ। एथिलीन बनाने की विधि, पहली एथिलीन बनाने की विधि, बनाने की विधि विधियाँ। पहली विधि है एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करके। एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 160 से 170 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करके। जब गर्म किया जाता है तो इसका रिएक्शन बड़ा अच्छा है। देखिए C2H5OH प्लस H2SO4 है ना। इसको अगर पहले 100 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा, बनेगा C2H5HSO4 प्लस H2, फिर C2H5HSO4। ये अगर 160 से 170 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो बनता है यहाँ का। देखिए अब C2H5OH वास्तव में ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से CH3 CH2HSO4 ऐसे लिखा सकता है। यहाँ से HSO4 और यहाँ से H निकल के बाहर हो जाएगा, है ना। तो बनेगा क्या चीज़, CH3, H निकल गया है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, मतलब जो H2SO4 था इससे पहले जुड़ा है 100 अंश सेंटीग्रेड पर, वो बाहर निकल गया है। इसको अगर जोड़ दिया जाए, देखिए यहाँ पर C2H5HSO4 यहाँ पर कट जाएगा, क्या बचेगा C2H5OH। डायरेक्ट लिख सकते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 अंश सेंटीग्रेड पर क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक, इस प्रकार ये पहली विधि है एथिलीन बनाने की। इसे कहा जाता है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब पानी का बाहर निकलना। ये प्रयोगशाला विधि है एथिलीन बनाने की, यह प्रयोगशाला विधि है। इसमें निर्जलीकारक क्या है, निर्जलीकारक मतलब जो पानी निकाल रहा है रिएक्शन में वह कंसनट्रेट H2SO4 है, यह निर्जलीकारक है। ध्यान रखिएगा 160 से 170 अंश सेंटीग्रेड
ये लिखना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में इसीलिए पूछता है कि 160 से 70 अंश सेंटीग्रेड से कम कर दिया जाए, 140 अंश सेंटीग्रेड कर दिया जाए, रिएक्शन सब कुछ वही है लेकिन बन जाता है ईथर। अगर 160 से 70 अंश सेंटीग्रेड नहीं लिखेंगे तो ये 140 अंश सेंटीग्रेड लिख दें तो ईथर बनता है। ईथर जब पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि ईथर कैसे बनता है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा 160 से 170 आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ये एथिलीन है, इसका उपजात जितने उपजात हैं सारे इसी तरह से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी तो एथिलीन बना है, इसी तरह से इससे बड़ा प्रोपिलीन बनाना रहता तो क्या किया जाता है। खैर यही परीक्षा में इतना ही पूछता है, प्रोपिलीन नहीं पूछता है, फिर भी मैं प्रोपिलीन आपको बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। उसका रिएक्शन 60 में लिख दे रहे हैं, इतना बड़ा करके नहीं। CH3 CH2 CH2OH, यह है प्रोपिलीन। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 160 से 170 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करें, ठीक उसी तरह से तो बनता है। यहाँ का OH और यहाँ से H निकल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये प्रोपीन हुआ। इसे प्रोपिलीन भी कहते हैं, कॉमन नेम प्रोपिलीन है और IUPAC नाम प्रोपीन होगा। तो प्रोपीन, एथिलीन, ठीक ना, प्रोपिलीन, एथिलीन या कोई भी इन बनाना है तो एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4, कोई भी किसी भी जो भी समझात उसके बनेगा, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन रहेंगे, लेकिन ये एल्कोहल से एथिलीन में बदल जाता है। ठीक, अब दूसरी विधि बताने जा रहा हूँ, ठीक वही है लेकिन एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के उपस्थिति में नहीं, एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 से 360 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो एथिलीन बनता है। बात वही है लेकिन यहाँ पर निर्जलीकारक H2SO4 ना होकर के एल्यूमिना होता है। देखिए कैसे, रिएक्शन वही रहेगा, बस इसमें बढ़ा दिया जाएगा C2H5OH, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 है, यहाँ पर क्या रहेगा Al2O3, 350 से 360 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एथिलीन बनता है और इसके साथ पानी बाहर निकलता है। इसमें निर्जलीकारक क्या चीज़ है, Al2O3 है। ठीक, इसमें निर्जलीकारक H2SO4 था, कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 था, इसमें Al2O3 है। ठीक, अब अगला बताने जा रहा हूँ। अगला है एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड पर जिंक से क्रिया द्वारा, तीसरी विधि है एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड की उपस्थिति में जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराने पर, ये तीसरी विधि है। एथिलीन डाइब्रोमाइड क्या होता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड देखिए CH2Br CH2Br, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया करें तो यहाँ से Br और Z बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से Zn और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Zn Br2, जिंक ब्रोमाइड बाहर हो गया, है ना। चौथी विधि एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में। लिंडलार उत्प्रेरक देखिए क्या चीज़ होता है, समूह होता है कई उत्प्रेरकों का। प्लेटिनम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना,
और लेड एसीटेट। इसमें लेड और CaCO3 उत्प्रेरक का काम करता है और लेड एसीटेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। इसमें यह उत्प्रेरक होता है ये, और यह उत्प्रेरक विष होता है ना। एसिटिलीन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो बनता है, देखिए एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन से क्रिया करके लिंडलाद उत्प्रेरक के लिए PD प्लस CaCO3 और ये हो गया CH3 COO ट्वाइस PB लेड एसीटेट। ये उत्प्रेरक विष हुआ, और ये उत्प्रेरक विष है नीचे वाला, और ये उत्प्रेरक है। यह क्रिया करके बनाता है, यहाँ से यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप जानते होंगे इसके बाद फिर हाइड्रोजन से क्रिया कर सकता है और CH3 इधर हो जाएगा, CH3 इधर हो जाएगा, लेकिन नहीं, यही क्रिया नहीं हो पाती। उत्प्रेरक विष की वजह से आगे क्रिया नहीं होती है। एसिटिलीन एथिलीन में बदल कर ही रुक जाता है, इसलिए उत्प्रेरक विष लगाएगा। मतलब इस पूरे को कहा जाता है, इस पूरे को कहा जाता है लिंडलाद उत्प्रेरक। पूरे समूह को कहा जाता है लिंडलाद उत्प्रेरक। लिंडलाद उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिलीन एथिलीन में अपचयित हो जाता है ना। ये हुआ चौथी विधि। अगला है पांचवें, कोल्बे के विद्युत अपघटन द्वारा। कोल्बे के विद्युत अपघटन द्वारा। कोल्बे का विद्युत अपघटन, ये देखिए पीछे बताए थे एथेन वाले में भी ये बताया था कोल्बे का विद्युत अपघटन, इसमें भी बता दे रहे हैं। पोटेशियम सक्सिनेट CH2 COO की CH2 COO की पोटेशियम सक्सिनेट का विद्युत अपघटन करें तो देखिए पहले राउंड में क्या बनेगा, यह यहाँ का के अलग और एसीटेट मूलक, ठीक ना, ऑक्जिलेट, ये सक्सिनेट है, पोटेशियम सक्सिनेट, पोटेशियम सक्सिनेट, पोटेशियम सक्सिनेट इसका नाम है। इसका जब विद्युत अपघटन होता है तो बनता है CH2 COO सक्सिनेट आयन अलग और पोटेशियम आयन अलग। सक्सिनेट आयन अलग, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, और पोटेशियम इलेक्ट्रॉन दे करके अलग हो गया। ये सक्सिनेट आयन हो गया और ये पोटेशियम आयन। अब आपको पीछे बताए थे ये जो ऋणायन वाला भाग होता है यह जाता है एनोड के पास। देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है और एनोड इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, यह जाएगा एनोड के पास, एनोड पर जैसे जाएगा यह CH2 COO दोनों बाहर निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि यह एनोड जो होता है यह इलेक्ट्रॉन ले लिया इसमें से, है कि नहीं। ये इसका इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा था, इसके पास अधिक था, यह इलेक्ट्रॉन इसमें से खींच लिया, एनोड इलेक्ट्रॉन लेता है। फिर पोटेशियम आयन यह कहाँ जाएगा, कैथोड पर, कैथोड इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, क्या बनेगा, पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु बदल गया, पोटेशियम धातु जल से क्रिया करके बना देगा KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, बन गया एथिलीन गैस। इसी को तो खोज रहे थे, बन गया। पूरे रिएक्शन को जोड़ दें अगर तो देखिए सक्सिनेट आयन, सक्सिनिकम पोटेशियम सक्सिनेट CH2 COO की सक्सिनेट प्लस 2 हाइड्रोजन जल, 2 हाइड्रोजन,
ये विद्युत अपघटन हुआ, विद्युत अपघटन हुआ। अब देखिए यह कट गया विलोपन विधि से, यह कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बचा, 2 पोटेशियम धातु, 2 पोटेशियम, अंत में क्या बचा, यह बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 KOH और प्लस हाइड्रोजन। यह हो गया, यह कहाँ बना, एनोड पर, एनोड पर। यह कहाँ बना, कैथोड पर। यह कैथोड बना, यह बना। यह क्या चीज़ है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन है, ये पूरी रिएक्शन का नाम है कोल्बे का विद्युत अपघटन। ठीक, यह है एथिलीन बनाने की विधि। अब है एथिलीन की गुण। एथिलीन की गुण, पहला भौतिक गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या विशेषता है आपको बता दें। मीथेन में भी बताए थे बॉइलिंग पॉइंट और मल्टी पॉइंट, एथेन में भी बताए थे। एथिलीन का भी ध्यान दीजिए, एथिलीन का क्वथनांक होता है -105, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट -105 अंश सेंटीग्रेड। ये पहला चीज़ है, आपको याद करना ही पड़ेगा। दूसरा है इसका अणुभार। अणुभार कितना होता है, अणुभार कार्बन का, देखिए एथिलीन है तो एथिलीन में कार्बन 2 कार्बन 12 24 और 2 2 4 24 4 28, इसका अणुभार 28 होगा। घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर होता है, घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर होता है। एक बात बता दें, एथिलीन रंगहीन और मीठी गंध वाली होती है, इसे सूंघने पर बेहोशी होती है। यह जल में अल्प विलेय है, एल्कोहल ईथर में ज़्यादा विलेय है, ये उसमें भी था इसमें भी रहेगा। तो एथिलीन रंगहीन, गंधहीन, मीठी गंध वाली गैस है। गंधहीन नहीं, मीठी गंध वाली, रंगहीन तो है लेकिन मीठी गंध वाली है, और सूंघने पर बेहोशी हो जाती है। इसे सूंघा जाए तो बेहोश हो, आजकल में इसी से बेहोश करके, नाइट्रस ऑक्साइड एथिलीन से ही बेहोश करके इंजेक्शन ये किया जाता है, सर्जरी किया जाता है आदमी का। तो ध्यान रखिएगा, एथिलीन एक बेहोश करने वाली गैस है। ठीक, ये हो गया आपका रासायनिक भौतिक गुण। अब है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्या चीज़ है, पहला रासायनिक गुण में पहला है दहन। दहन, दहन में क्या चीज़ है, C2H4। अगर इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, गर्म किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है। हमेशा की तरह मैं बता चुका हूँ कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। तो कार्बन कट है 2 ठे और हाइड्रोजन 4 ठे है, तो 2 से इसमें गुणा कर दें, 2 दूना 4 2 6, 3 से इसमें गुणा करें। एथिलीन को भी गर्म किया जाए तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ये दीप्त ज्वाला के साथ जल देगा, धुआंधार दीप्त ज्वाला के साथ जलती है। ठीक, अब है योग अभिक्रिया। अब योग अभिक्रिया को पढ़ने के लिए आपको मार्कोनी-काफ का नियम पढ़ना पड़ेगा। तो रासायनिक का नियम बता रहा हूँ, मार्कोनी-काफ रूल। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योग अभिक्रिया का नियम है। मार्कोनी-काफ का सूत्र, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, उनके लिए योग का नियम है। इस नियम के अनुसार ये है कि
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक, और ये कोई यौगिक है, मान लीजिए कि H यक्स, ये अभिकर्मक है, ये इससे क्रिया कर रहा है ना। अभिकर्मक का अधिक, ये अधिक ऋणात्मक भाग है, ये धनात्मक भाग होगा। तो ये ऋणात्मक वाला भाग किस कार्बन से क्रिया करेगा, इससे या इससे? तो इससे जुड़े हुए, मान लीजिए इससे भी कार्बन जुड़ा है, इससे भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। तो जब योग अभिक्रिया होगा तो यह किससे जुड़ेगा, यह हाइड्रोकार्बन, ये ऋणात्मक भाग यह इससे जुड़ेगा। क्या बनेगा, सी और इससे जुड़ करके यह इधर जुड़ जाएगा यक्स, सी एच, और इससे जुड़ जाएगा एच। मतलब अभिकर्मक, मार्कोनी-काप का नियम ये कहता है कि अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन से उस परमाणु जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर बताने जा रहा हूँ। देखिए उदाहरण, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। जब योग अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज वाला है, ये अधिक ऋणात्मक है, ये कम ऋणात्मक है। तो Br किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से कि इस कार्बन से? जाहिर है मार्कोनी-काप का नियम कहता है कि उससे जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो, अतः Br इससे जुड़ेगा न कि इससे। तो क्या बनेगा, CH3 CHBr इससे जुड़ेगा, अब CH2H, Br इससे जुड़ेगा न कि इससे जुड़ेगा, ठीक, इससे जुड़ता है, इससे नहीं जुड़ेगा। ये कौन सा नियम, मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार है। अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु जुड़ता है जिससे कार्बन हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। आगे देखिए इसी तरह से एक और उदाहरण, जैसे ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 HCl। अब ये देखिए माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, यह किससे जुड़ेगा, अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग, देखिए Cl किससे जुड़ेगा, इससे किससे? तो मार्कोनी-काप का नियम ये कहता है कि अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो, अतः Cl इस कार्बन से जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ेगा। क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के ऊपर, तो यहाँ CH जुड़ गया तो CH3, देखो CH2 पहले से था, यह जुड़ करके CH3 हो गया और Cl इससे जुड़ा है। लेकिन मार्कोनी-काप का नियम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपजात, जैसे सोडियम पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड है, उसकी उपस्थिति में मार्कोनी-काप का नियम उल्टा हो जाता है। मार्कोनी-काप का नियम प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, उल्टा काम करता, तब मार्कोनी-काप का नियम उल्टा काम करता है। तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु जुड़ने लगता है जिससे हाइड्रोजन का ज़्यादा परमाणु संयुक्त हो, है ना। तो देखिए कैसे, अगर यही रिएक्शन है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता तो यह जो यक्स है यह इससे न जुड़ करके इससे जुड़ता है, जैसे ये Br है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है तो यह Br इससे जुड़ता है। अब इसी को दिखा रहे हैं, देखिए जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
HBr, एकदम वही रिएक्शन है, एकदम वही रिएक्शन, माइनस प्लस। अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र H2O2 होता है, तो क्या बनेगा, CH3। देखिए अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग, यह इससे न जुड़ करके इसी से जुड़ेगा, CH3 CH2, यह H इससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड CH2Br। यह किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए मार्कोनिकॉफ का नियम उल्टा क्रिया करता है। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं, या खैरिज प्रभाव कहते हैं, इसे खैरिज प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं, खैरिज इफेक्ट, खैरिज इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव यह भी कहा जाता है। समझ में आ गया। मार्कोनिकॉफ का नियम एक लाइन में फिर बता दें कि अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग हाइड्रोजन कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योग अभिक्रिया में अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन का कम परमाणु संयुक्त हो। ठीक। और पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह उल्टा क्रिया करता है, मार्कोनिकॉफ का नियम उल्टा व्यवहार करता है, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं, या खैरिज प्रभाव कहते हैं, या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रिया में अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन अधिक जुड़े हुए हों। ठीक। तो आगे, राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण। अब एथिलीन का योग अभिक्रिया, दूसरा है योग अभिक्रियाएं, योग अभिक्रियाएं, योग अभिक्रियाएं। योग अभिक्रिया में एथिलीन का पहले है हाइड्रोजन से योग, पहला नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजन से योग करेगा तो क्या बनाएगा, बनाता है यह निकिल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड पर, यह हाइड्रोजन एक इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन बनता है। यह सेवातीय सेंडेलन सबचयन भी कहलाता है ना। आगे नंबर 2, हाइड्रोजन के योग के बाद ब्रोमीन से योग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन अगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, Br2, ब्रोमीन से योग। यह Br एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br इससे जुड़ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, Br इससे जुड़ गया और एक Br इससे जुड़ गया, एथिलीन डाइब्रोमाइड इसका नाम है। तीसरा HCl से योग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HBr या HCl से योग, HBr से योग, एक H इससे जुड़ जाएगा, Br इससे जुड़ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से H जुड़ गया और यह CH2 Br जुड़ गया, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 Br, एथिलीन ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड इसका नाम होगा, एक हाइड्रोजन। ठीक ना। फिर से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इससे हाइपोक्लोरस अम्ल योग करेगा तो OH इससे जुड़ेगा और Cl इससे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, देखिए OH इससे जुड़ा है और Cl इससे जुड़ा है तो बनेगा क्या चीज़, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। अगला
सल्फ्यूरिक अम्ल संयोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2SO4। यह अगर क्रिया करता है तो H इससे जुड़ जाता है, HSO4 इससे जुड़ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। ठीक, आगे बायर अभिकर्मक अभिक्रिया। बायर अभिकर्मक किसे कहते हैं? बेयर अभिकर्मक या बायर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक कहते हैं ठंडा तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठंडा छठा है बेयर अभिकर्मक, कहीं कहीं बायर लिखा रहता है, कहीं कहीं बेयर लिखा रहता है। बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक का मतलब होता है ठंडा तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इस विलयन को कहते हैं बायर अभिकर्मक। ठंडा तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को कहते हैं बेयर अभिकर्मक, या कहीं कहीं बायर भी लिखा जाता है। ये वास्तव में क्या चीज़ है? यह देता है नवजात ऑक्सीजन। यह क्रिया जब करता है जल से तो देता, जैसे देखिए यह KMnO4, यह जल से क्रिया करके बनाता है MnO2 प्लस KOH प्लस नवजात ऑक्सीजन। KMnO4 देखिए H2 है, यहाँ पर H1 है ना, तो 2 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ पर 2 से यहाँ हो जाएगा, Mn भी 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 चौके 8 1 9, 2 दूना 4, 2 6 6 3 9, 3 ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये एथिलीन से जब क्रिया करता है, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन से जब क्रिया करता है तो बनाता है ग्लाइकाल। देखिए एक ऊपर की तरफ OH जुड़ जाएगा और नीचे की तरफ भी OH जुड़ जाता है, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल, ग्लाइकाल एथिलीन ग्लाइकाल है यहाँ। एथिलीन जब बेयर अभिकर्मक से क्रिया करता है, बेयर अभिकर्मक मतलब ठंडा तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से क्रिया करता है तो बनाता है एथिलीन ग्लाइकाल। ये भी योग अभिक्रिया हो गया। अगला है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन, ओजोनीकरण या अपघटन। पहले ओजोनीकरण बता दें, ओजोनीकरण व ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन, ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन, ये बहुत अच्छा चीज़ है। यह 1 नंबर में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए होता क्या है, ये CH, अच्छा है तो ऐसे ना समझ करके ऐसे समझिए, C डबल बॉन्ड C, ठीक। अगर ये ओजोन से क्रिया करता है तो यह बॉन्ड खुल जाएगा और ऑक्सीजन तीनों इससे जुड़ जाते हैं। CO C, यहाँ से O, यह जुड़ गया, ओजोन इससे जुड़ गया, एथिलीन का डबल बॉन्ड खुल जाएगा और तीनों ऑक्सीजन इससे जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं ओजोनीकरण। अब देखो एथिलीन कैसे जुड़ेगा, एथिलीन के बारे में बता दें। एथिलीन एकदम ठीक उसी तरह से रहेगा। एथिलीन अगर है मान लीजिए HCH डबल बॉन्ड CH, और यह क्रिया करता है अगर ओजोन से
तो बनेगा क्या चीज़, एच सी एच ओ, यहाँ से सी, यह एच एच ओ। इस पूरे रिएक्शन का यह है ओजोनीकरण, लेकिन यह टूट भी जाता है अगर जिंक से और क्रिया करें, जिंक से जल अपघटन करें तो यह बांड टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहीं से हम घुमा कर लिख दे रहे हैं जिंक प्लस H2, क्या बनेगा, यहाँ से टूट जाएगा तो HCOH और O अलग हो जाएगा, यहाँ से यह टूट के अलग हो गया, देखिए यह बांड टूट गया, यह बांड टूट गया, ऑक्सीजन यहाँ से अलग, यह अलग, यह अलग, देखिए यह मिलकर बनाता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ZnOH ट्वाइस, ऐसे दो कण बने, इसे कहते हैं ओजोनी अपघटन। ये ओजोनी अपघटन है ना, मतलब यह बांड यहाँ से ऐसे टूट जाएगा। ओजोनी कण में ओजोन से क्रिया होती है, ओजोनी अपघटन में क्या होती है, Zn के उपस्थिति में यह बांड टूट जाता है। जैसे देखिए इसका ऊपर इससे बड़ा वाला मतलब एथिलीन हुआ, एथिलीन से बड़ा प्रोपिलीन है, प्रोपिलीन से बड़ा ब्यूटीन है, तो इन सब की बताएं कैसे कैसे क्रिया करती है। जैसे देखिए ये है सी, ये ओजोन हुआ, ओजोन करें एथिलीन डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर CH3 है, H। अब इसको, ये वास्तव में क्या चीज़ है, यह है प्रोपीन। अगर क्रिया करता है ओजोन से तो क्या बनाएगा, CH3 CH, जैसे तैसे, यह C यहाँ से O जुड़ जाएगा, यहाँ से यह टूट जाएगा, यह टूट गया O। गलत, एथिलीन ओजोन से क्रिया करता है, क्रिया करके देखिए, यह ओजोन इससे क्रिया कर जाएगा, यह ओजोन तीनों ऑक्सीजन कण जुड़ जाते हैं, इस अपघटना को कहते हैं ओजोनीकरण। और ये जिंक या फिर जिंक और H2O के साथ ओजोनी अपघटन होता है, ओजोनी अपघटन। जब ओजोनी अपघटन होता है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर जाएगा, यह अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब इसको अलग अलग उदाहरण देख समझाएं, जैसे एथिलीन है, जैसे यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर, तो सब कुछ वहीं जुड़ा रहेगा। एथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको ऐसे समझाएं इस तरह से बना करके, तो HC डबल बॉन्ड C, H ओजोन से अगर क्रिया करेगा, देखिए तो यह ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा और एक ऐसे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, देखिए एथिलीन है, ओजोन से क्रिया करके ओजोनीकृत एथिलीन देता है, इसका नाम है ओजोनोकृत एथिलीन
फिर यह ओजोनी अपघटन होता है। ओजोनी अपघटन जब होगा तो यह टूट करके यह अलग हो जाएगा, यह टूट कर अलग हो जाता है, यह अलग, यह अलग, क्या बनाएगा, यह HCH डबल बॉन्ड O। इसको शॉर्ट में ऐसे भी HCHO भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे दो कण बनेंगे। प्लस देखो यहाँ से HCH डबल बॉन्ड O, ZnOH ट्वाइस, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यह फॉर्मेल्डिहाइड है, यह भी मतलब वो एथिलीन से ओजोनोक्रियत एथिलीन बनता है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक, आगे अब देखिए, जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन अगर क्रिया करता है ओजोन से तो कैसे बनेगा, ऐसे इसको अलग अलग करके दिखाएं। CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर H, ओजोन से क्रिया करेगा, ओजोन से क्रिया किया तो क्या बनाएगा, CH3 CH OCH HOO, ये ओजोनोकृत प्रोपीन कहा जाएगा, ये कहा जाएगा ओजोनोकृत प्रोपीन। फिर ये क्रिया करेगा ZnH2O, ये ओजोनीकरण है, ओजोनीकरण, ये ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन, ये क्या बनेगा, अब यहाँ से यह टूट करके अलग, जैसे उसमें ऊपर वाले में किए थे, अलग होकर क्या बनेगा, CH3 CHO CH3 CHO प्लस यहाँ से बनेगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और प्लस ZnOH ट्वाइस, मतलब एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। उसमें देखिए, इसमें क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड दोनों बना था, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ बराबर बराबर थे, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है, यह CH3 जुड़ा है तो इसलिए यह एसिटेल्डिहाइड बना और यह फॉर्मेल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ रहता, जैसे मान लीजिए प्रोपीन के बाद ब्यूटीन है, ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यह है ब्यूटीन 2। अब ठीक उसी तरह से बना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 H, ओजोन से क्रिया किया गया तो क्या बनेगा, CH3 CH OC CH3 H, ZnH2O, ये ओजोनीकरण हुआ, क्या बना, यहाँ से अब टूट जाएगा, ओजोन अपघटन में टूटेगा, CH3 CHO प्लस CH3 CHO प्लस ZnOH ट्वाइस। ठीक, मतलब इसमें एसिटेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड दोनों एसिटेल्डिहाइड है, क्योंकि दोनों तरफ CH3 जुड़ा था, इधर देखिए दोनों तरफ CH3 जुड़ा है, इसलिए एसिटेल्डिहाइड दो बना। इसी तरह से हम आपको बेंजीन बताने जा रहे हैं। बेंजीन देखिए ओजोन से कैसे क्रिया करता है, ए में होड़ो होड़ो आ जाएंगे। देखो बेंजीन अगर क्रिया करता है, बेंजीन को ऐसे बनाया जाता है शॉर्ट में, ये बेंजीन है। बेंजीन अगर ओजोन से क्रिया करता है तो बेंजीन वास्तव में ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब CC
के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ सी सी के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ सी सी। अब यह कैसे क्रिया करता है, सी डबल बॉन्ड की वजह से यह खुल गया, यह सी, फिर यहाँ देखिए ओ सी, ये सी, यह ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, यह ऑक्सीजन इससे जुड़ गया और एक ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, 3 ओजोन जुड़ गया। ठीक, इसका नाम है ओजोनोकृत बेंजीन, ओजोनोकृत बेंजीन। वास्तव में आप ऐसे देख करके सोचा रहे होंगे कि वास्तव में ये कैसे बेंजीन, वास्तव देखिए ऐसे रहता है, CH डबल बॉन्ड CH, अब यह CH है, यह CH है, सब CH है, सभी CH था, CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वह टूट करके उससे ओजोन जुड़ गया। 3 जगह देखिए, एकांतर क्रम में 3 जगह डबल बॉन्ड था, तीनों बॉन्ड टूट करके ओजोनोकृत बेंजीन बना। फिर इसका जिंक के उपस्थिति में जल अपघटन हुआ तो यह टूट करके अलग हो जाएगा, यह टूट करके अलग, यह टूट करके अलग, यह टूट करके अलग, इस प्रकार टूट करके यह सब अलग अलग हो जाएगा। ठीक, यह टूट करके अलग, यहाँ से देखिए यह CHO और यह CHO जोड़ करके बनाएगा, यह देखिए यहाँ से यह CO CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम है आगजा, आगजल्डिहाइड, और प्लस 3 ऑक्सीजन निकल जाएगा, ZnOH ट्वाइस। ठीक ना, ओजोनोकृत बेंजीन इसे कहते हैं, यह इसका नाम है बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। टिंट है ओजोन, और इसका नाम है ग्लाई ऑक्सल, इसका नाम है ग्लाई ऑक्सल। समझ में आया? मतलब ओजोन की पहली घटना ओजोनीकरण है, ओजोन जुड़ जाता है और फिर जिंक की उपस्थिति में टूट जाता है, इसे ओजोनी अपघटन कहते हैं। शार्ट में जो सभी तरीका है ओजोन का इसी से गुजर रहा है। देखिए ओजोनीकरण में सभी तरीका इसी से गुजर रहा है। यह डबल बॉन्ड था, ओजोन से क्रिया किया तो ऐसे जुड़ जाता है, ओजोनीकरण हो जाता है और फिर यह टूट करके अलग अलग हो जाता है, इसे ओजोनी अपघटन कहते हैं। बस यही मेन चीज़ है, इसी के आधार पर सभी को क्रियाएँ होती हैं, है ना। ये इंटर में 1 नंबर में पूछ देता है ओजोनीकरण और ओजोनी अपघटन। तो ये रिएक्शन आप लिख देंगे, इतना समझा देंगे, एक ठो उदाहरण दे देंगे। अगर सभी पूछे, कहीं कहीं पूछता है कि बेंजीन ओजोन से क्रिया बताइए, तो बेंजीन को ओजोन से क्रिया का पूरा बताना पड़ेगा, प्रोपीन की पूरी क्रिया बतानी पड़ेगी, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एथिलीन का बहुलकीकरण, एथिलीन का बहुलकीकरण, एथिलीन का बहुलकीकरण, एथिलीन का बहुलकीकरण। एथिलीन का बहुलकीकरण क्या चीज़ है? देखिए बहुलकीकरण वास्तव में होता क्या चीज़ है, पहले ये बताते हैं। सरल कार्बनिक यौगिक, छोटे छोटे सरल कार्बनिक यौगिक परस्पर जुड़कर बृहत अणु बनाते हैं, उच्च अणुभार वाले बृहत अणु बनाते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं बहुलकीकरण, और जो बनता है उसे कहते हैं बहुलक, है ना। फिर से एक बार,
निम्न अणुभार वाले सरल कार्बनिक यौगिक परस्पर मिल करके उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक उच्च अणुभार वाले बृहत अणु बनाते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं बहुलकीकरण, और जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं बहुलक। इस क्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और इस क्रिया के पश्चात जो बनता है उसे पॉलीमर कहते हैं। अब देखिए एथिलीन का बहुलकीकरण कैसे होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यह अगर उच्च ताप और दाब पर क्रिया करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में 200 से 300 सेंटीग्रेड पर 300 सेंटीग्रेड पर क्रिया करें 1500 से 3000 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया करें, तो एथिलीन के बहुत सारे कण आपस में मिल करके CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे फिर CH2, फिर इस तरह CH2 ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। इसे कहते हैं एथिलीन, इसे कहते हैं पॉलीएथिलीन या पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन, ये पॉलीथीन, ये एथिलीन है। बहुलकीकरण एक पार्ट है, उसको अलग से पढ़ाना है। तो एथिलीन के बहुलकीकरण करने से क्या बनता है? पॉलीएथिलीन बनता है या पॉलीथीन कहते हैं। ठीक, एक देखिए एथिलीन का मस्टर्ड गैस कैसे बनता है। एथिलीन से मस्टर्ड गैस कैसे बनता है, ये एक नंबर के प्रश्न पूछता है कभी कभी। एथिलीन से मस्टर्ड माने सरसों, मस्टर्ड गैस कैसे बनता है? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी क्रिया हम सल्फर मोनोक्लोराइड से करते हैं, यस सिंगल बॉन्ड यस Cl, सल्फर मोनोक्लोराइड से अगर क्रिया कर दें तो यह इसके दो कण एथिलीन से जुड़ जाता है। क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, यस CH2 Cl, और यस बाहर निकल गया। इसी को कहते हैं मस्टर्ड गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस बहुत ही विषैली गैस है। यह चमड़ी पर पड़ती है तो फफोला डाल देती है। फेफड़ा वगैरह को शरीर के अन्य अंगों पर जैसे लिवर हुआ, किडनी हुआ, इस पर बहुत घातक प्रभाव डालती है। इसका उपयोग तो नहीं कर सकते हैं, दुरुपयोग युद्ध काल में किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में तो नहीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था, दुरुपयोग। ठीक, तो मस्टर्ड गैस एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया करता है तो बनता है मस्टर्ड गैस। ठीक है ना, मस्टर्ड गैस कभी कभी एक नंबर में पूछता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एथिलीन से मस्टर्ड गैस, एथिलीन का बहुलकीकरण। ठीक, तो एथिलीन का उपयोग क्या है? एक उपयोग मैं आपको बता दूं जो कंपटीशन में भी पूछता है। एथिलीन गैस जो होती है ये फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने में भी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एथिलीन गैस का सबसे अच्छा उपयोग फल के पकाने में होता है। मैं पहले बता चुका था, बेहोशी में भी किया जाता है, बेहोश करने के लिए भी किया जाता है। ठीक, एथिलीन का ये उपयोग है। तो एथिलीन का ये चैप्टर आज ख़त्म कर दिया। आगे मैं एसिटिलीन बताऊंगा। ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।